Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using limit state method. We'll be continuing with the topic beams. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, compression members, and in beams, we've covered type of sections used, failure modes of beams, and plastic section modulus. In today's lecture, we'll be discussing how to design a laterally supported beam. So let's start. The procedure can be divided into three parts. और वो थ्री पार्ट्स क्या है? स्ट्रक्चरल, सेकेंडरी इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल लिमिटेशन. तो जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करते हैं तो हम बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे या चेक्स लगाएंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स या डिफ्लेक्शन में फेल ना करे. नेक्स्ट है सेकेंडरी इफेक्ट्स. जब आप कोई लोडिंग करते हैं मेंबर की या स्ट्रक्चर की तो उसमें कुछ इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उस लोड की वजह से. तो जैसे कि लोकल बकलिंग हो गया या कोई आपने सेकेंडरी फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर दी या जो कनेक्शंस हैं वो फेल कर जाएं, तो इस तरीके से इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी इफेक्ट्स. तो आपको सेकेंडरी इफेक्ट्स के लिए भी चेक करना होगा अपने बीम के डिजाइन को. तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं बकलिंग ऑफ द वेब क्रिपलिंग, बकलिंग ऑफ द फ्लैंज और सेफ्टी ऑफ कनेक्शंस. तो ये जो फर्स्ट थ्री हैं ये हमने फेलियर मोड्स में देखा था कि जो वेब है वो बकल कर सकता है या क्रिपल कर सकता है, या फिर आपका जो फ्लैंज है वो बकल कर सकता है अंडर कॉन्सेंट्रेटेड लोड. और हमें पता है कि हमें कनेक्शन जो आप बना रहे हैं, चाहे वो बोल्टेड कनेक्शन है या वेल्डेड कनेक्शन है, उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है. तो ये आता है सेकेंडरी इफेक्ट्स में जो आप डिजाइन क्राइटेरिया में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट जो हम क्राइटेरिया कंसिडर करेंगे वो है प्रैक्टिकल लिमिटेशन. प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि कितना ड्यूरेबल है आपका स्ट्रक्चर, क्या आपकी एम है कि कितने साल के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है. फैब्रिकेशन टॉलरेंसेस मतलब जब आप उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं तो कितनी इसेंट्रिसिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो मटेरियल है वो कितनी उस इसेंट्रिसिटी या कितने जो डिफेक्ट्स जब आप उसे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं कितने उन डिफेक्ट्स को सह सकता है. नेक्स्ट आता है इरेक्शन डिफेक्ट. इरेक्शन डिफेक्ट सिंपली जब आप स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो हम लिफ्टिंग करेंगे मेंबर की. जब आप उस मेंबर को लिफ्ट कर रहे हैं या जब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कुछ डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आपको उन्हें भी कंसिडरेशन में लेना होगा. नेक्स्ट हम क्लॉज 8.2 देखते हैं. उसमें बोला गया है डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग या फिर फ्लेक्चर. तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे ऑब्टेन करेंगे बेंडिंग में? बेंडिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बीम्स डिजाइन करने लगे हैं. तो बीम्स जनरली हम किसके लिए डिजाइन करते हैं? बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं. So the design bending strength of beam adequately supported against lateral torsional buckling. तो यहाँ पे जो हमारी lateral torsional buckling है, जो हमने failure mode में भी देखा था कि इस तरीके से हमारी जो beam है वो क्या कर जाती है? buckle कर जाती है laterally. तो ये हम चाहते हैं कि इसे अवॉइड किया जा सके. अगर आपका जो सपोर्ट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों एंड्स पे, अगर आपके ये सपोर्ट्स इस लैटरल टॉर्शनल बकलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं तो आप उसे लैटरली सपोर्टेड बीम बोलेंगे. अगर ये प्रिवेंट नहीं हो पा रही है तो आप उसे लैटरली अनसपोर्टेड बीम बोलेंगे. सो इज गवर्न बाय द यील्ड स्ट्रेस. और दोनों को ही डिजाइन करने का क्राइटेरिया बदल जाएगा, क्लॉज बदल जाएगा. तो अगर आपकी लैटरली सपोर्टेड बीम है मतलब लैटरल टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट सपोर्ट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप क्लॉज 8.2.1 यूज करेंगे. अगर नहीं कर सकते तो आप क्लॉज 8.2.2 यूज करेंगे. अब वो आगे बोलता है आपको कि जो भी फैक्टर्ड डिजाइन मोमेंट है, फैक्टर डिजाइन मोमेंट क्या है? आप इसे एम भी बोल सकते हैं, आप इसे एम यू भी बोल सकते हैं. ये सिंपली जो अप्लाइड मोमेंट है आपके मेंबर पे या बीम पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो वैल्यू है ये आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए. डिजाइन स्ट्रेंथ को हम एम डी से रिप्रेजेंट करें, ये है जो आपका मेंबर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. तो हम सिंपली क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी आपका अप्लाइड लोड है वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ से कम हो या उसके बराबर हो, जो कि हम पहले भी करते आ रहे थे.
सो लैटरली सपोर्टेड बीम को डिफाइन किया गया है क्लॉज 8.2.1 में. अ बीम में बी assumed to be adequately supported at the supports provided the compression flange has full lateral restraint and nominal torsional restraint at supports supplied by web cleats. तो वो कह रहा है कि आप मान सकते हैं कि आपकी बीम जो है वो laterally supported है अगर आपका जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो फुल रिस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकता है, नॉमिनल टॉर्शनल रिस्ट्रेंट भी प्रोवाइड करा जा सकता है सपोर्ट्स पे. कैसे? आप वेब क्लीट्स, पार्शियल डेप्थ एंड प्लेट्स और फिन प्लेट्स को यूज करके. तो ये सब चीजों की हेल्प से अगर आप लैटरल टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपकी बीम कैसी हो गई? लैटरली सपोर्टेड बीम हो गई. अब ये तो हमने बात करी कि बेंडिंग मोमेंट का क्या क्राइटेरिया है. हमें पता है कि हम शेयर के लिए भी डिजाइन करेंगे तो शेयर का क्लॉज है 8.4. क्लॉज 8.4 में हमें बोला जाता है कि जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स है जिसे हम वी यू या सिंपली वी भी बोल सकते हैं, जो हमारे मेंबर पे या बीम पे अप्लाई की जा रही है, उसकी वैल्यू जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है शेयर की उससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए. तो सिंपली वी यू शुड बी लेस देन इक्वल टू वी डी. वी डी क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, जो शेयर के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ है. अब वी डी कैसे कैलकुलेट करें? वी यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. वी डी कैलकुलेट करने के लिए वो कहता है कि वी डी इज सिंपली वी एन बाय गामा एम नॉट. तो वी एन क्या है? वी एन इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. तो जो भी क्रॉस सेक्शन का नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है वो वी एन हो जाएगा और गामा एम नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है अगेंस्ट शेयर फेलियर, जो हमें टेबल 5 से मिल जाएगा. फिर वो कहता है कि ये वीएन कैसे निकाला जाए. इस वीएन को हम मान सकते हैं प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस के बराबर और कैलकुलेट कर सकते हैं क्लॉज 8.4.1 से, या फिर हम इसे शेयर बकलिंग के क्राइटेरिया से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लॉज 8.4.2 हमें यूज करना होगा. हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस के केस में देखा था कि हमारा प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया है जब हम डिजाइन, जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं बीम को, तो प्लास्टिक अगर सेक्शन मॉड्यूलस के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस की यूज करेंगे. सो क्लॉज 8.4.1 को हम यूज करेंगे. अब क्लॉज 8.4.1 कहता है द नॉमिनल प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस अंडर प्योर शेयर. अगर प्योर शेयर एक्ट कर रहा है तो प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी? वी एन विल बी इक्वल टू वी पी. तो इसने एक और टर्म हमें दे दी. इसने बोला कि वी एन क्या हो जाएगा? वी पी के बराबर. तो वी डी कितना हो गया? गामा एम नॉट से आप डिवाइड कर देंगे वीपी को, तो आपके पास वी डी की वैल्यू आ जाएगी. अब वीपी के लिए उसने हमें एक और फॉर्मूला दे दिया है जिसे बोलता है AV इंटू एफ वाई डब्ल्यू बाई √3. अब AV क्या है? AV इज शेयर एरिया, एफ वाई डब्ल्यू जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेब है और √3 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, गामा एम नॉट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? VD आ जाएगा. अब इस AV और गामा एम नॉट को तो हम बता सकते हैं टेबल 5 से. AV हमें कैलकुलेट करना होगा. FYW क्या है? अगर आप एक आई सेक्शन देखें तो उसका जो वेब है वो मैक्सिमम शेयर को रेजिस्ट करता है. तो मैक्सिमम शेयर रेजिस्टेंस हमें वेब प्रोवाइड कर रहा है. हम क्या कर सकते हैं इसकी शेयर रेजिस्टेंस इंप्रूव करने के लिए कि जो फ्लैंज है और जो वेब है उसका मटेरियल वेरी कर सकते हैं अगर हम बिल्टअप सेक्शन बना रहे हैं. तो यहाँ पे हमें बोला जाता है कि जब आप VP में FYW यूज कर रहे हैं तो आपने जो भी मटेरियल वेब बनाने के लिए यूज करा है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ यूज करें. तो सपोज मैंने मेटल 1 से वेब बनाया है और मेटल 2 से मैंने फ्लैंजेस बनाए हैं. तो यहाँ पे FYW क्या हो जाएगा? FYW हो जाएगा जो भी यील्ड स्ट्रेंथ है किसकी? मेटल 1 की. मोस्टली हमारे केसेस में हम रोल्ड सेक्शंस यूज करते हैं. रोल्ड सेक्शंस में FYW क्या रहेगा? स्टील का ही रहेगा जिसकी वैल्यू FY के बराबर हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm², अगर हम 410 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं. तो हमारे केस में अगर रोल्ड स्टील यूज हो रहा है तो FYW इज इक्वल टू सिंपली FY. अब बात आती है ये शेयर एरिया क्या है. तो शेयर एरिया हमें क्लॉज 8.4.1.1 में डिफाइन किया गया है और कहता है कि अगर आप आई सेक्शन या चैनल सेक्शंस की बात कर रहे हैं
तो हमारे पास दो एक्सिस आते हैं, एक आता है मेजर बेंडिंग एक्सिस और दूसरा आता है माइनर बेंडिंग एक्सिस। मेजर बेंडिंग एक्सिस होता है जो ZZ एक्सिस है हमारे। अगर हम आई सेक्शन का एग्जांपल लें तो हमें बोलता है कि ये हमारा जो एक्सिस है ये मेजर बेंडिंग एक्सिस है। अब हमें दो केसेस फर्दर दिए हैं। वो कह रहा है अगर आप हॉट रोल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो AV की वैल्यू क्या हो जाएगी, AV विल बी इक्वल टू H इंटू TW। H क्या है, जो ओवरऑल डेप्थ है आपके सेक्शन की। तो फ्लैंज के इस एंड से लेके इस एंड तक जो डेप्थ है उसे हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे और TW क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब। तो हॉट रोल सेक्शन के लिए आपके पास AV की वैल्यू आ गई H इंटू TW। और अगर आप क्या कर रहे हैं, आप वेल्डिंग से सेक्शन बना रहे हैं, आप हॉट रोल सेक्शन नहीं यूज कर रहे, पर उसके बजाय आपने क्या कर दिया है, आपने वेल्डिंग करी है, प्लेट्स यूज करी है और वेल्ड बना दिए हैं। तो जो ये फ्लैंजेस के बीच में क्लियर डेप्थ है इसे हम बोलेंगे स्मॉल d। आपको AV कैसे निकालना होगा उस केस में, AV विल बी इक्वल टू D इंटू TW। तो D इंटू TW क्या है, आपने D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर डेप्थ ऑफ वेब बिटवीन फ्लैंजेस, और उसे यूज करना है, मल्टीप्लाई कर देना है थिकनेस ऑफ द वेब से, तो आपके पास AV की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट न्यूमेरिकल्स में अगर लो शेयर का डिजाइन है तो हम क्या यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आती है माइनर एक्सिस ऑफ बेंडिंग। तो माइनर एक्सिस ऑफ बेंडिंग क्या हो जाएगा आपका, YY एक्सिस। YY एक्सिस में अगेन अगर आप हॉट रोल्ड स्टील यूज कर रहे हैं या फिर वेल्डेड स्टील यूज कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रहेगी। B हमारे पास है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, तो ये हमारे पास B की वैल्यू है। TF आपके पास थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है। तो जो भी आप सेक्शन यूज कर रहे हैं, चाहे वो वेल्डेड है चाहे वो हॉट रोल्ड है, B और TF की वैल्यू आपके पास आएगी, आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास माइनर एक्सिस दैट इज YY एक्सिस के अबाउट AV की वैल्यू आ जाएगी। तो हम आई सेक्शंस और चैनल सेक्शंस ही यूज करते हैं। अगर आप रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस यूज कर रहे हैं तो आप इन फॉर्मूले को कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारे केस में हम सिर्फ आई सेक्शंस को कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। नेक्स्ट आता है डिजाइन फॉर लो शेयर बीम। अब लो शेयर बीम क्या हुई, हमने ये टर्म तो लिख दी कि लो शेयर है, पर लो शेयर हुआ क्या, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम VD कैलकुलेट कर रहे हैं। इस VD और इस VU की हेल्प से हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी जो बीम है वो लो शेयर है कि हाई शेयर है। तो अगर आप क्लॉज 8.2.1.2 देखें, वो कहता है व्हेन द फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स, फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, VU डज नॉट एक्सीड, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है या इज लेस देन 0.6 टाइम्स VD। अगर ये केस है आपके पास तो आप बोलेंगे कि ये बीम जो है ये लो शेयर की है। तो मैं सिंपली इसको बोल सकती हूँ, द डिजाइन of shear strength of the cross section, the design bending strength MD shall be taken as MD is equal to beta B ZP Fy upon gamma m naught। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि ये कौन से शेयर का केस है। हमने देखा कि अगर आपका जो फैक्टर्ड लोड एक्ट कर रहा है वो 0.6 टाइम्स डिजाइन स्ट्रेंथ से छोटा है तो हम बोलेंगे लो शेयर है, और अगर ये वैल्यू VU इज ग्रेटर देन 0.6 टाइम्स VD तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे हाई शेयर मान लेंगे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये कैटेगराइज करना कि हमारा जो सेक्शन है या जो हमारी बीम है वो लो शेयर में फॉल कर रही है या हाई शेयर में, क्योंकि जो डिजाइन की कंडीशंस हैं या जो डिजाइन फॉर्मूले हैं वो बदल जाएंगे, तरीका बदल जाएगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप हमें यही होगा कि लो शेयर है कि हाई शेयर है। अगर आपकी बीम लो शेयर में फॉल कर रही है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके MD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो इसमें बीटा बी ZP Fy अपॉन गामा एम नॉट है। तो गामा एम नॉट हमें पता है, गामा एम नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, टेबल 5 से आप निकाल सकते हैं। Fy क्या है, Fy सिंपली यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल है जो भी आप यूज कर रहे हैं। Zp क्या है, Zp इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और ZE क्या है, ZE इज द इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। अब ये प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आप अगर रोल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो इनेक्जर 8 से
IS 800 2007 के यूज करके आप आई सेक्शंस के ZP और ZE ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आती है बीटा बी। बीटा बी क्या है? बीटा बी एक सिंपल हमारे पास फैक्टर है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है अगर आपका जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है या कॉम्पैक्ट है, और बीटा बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ZE अपॉन ZP के बराबर हो जाएगी अगर आपका सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट है। तो ये क्या हुआ? सेक्शन कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट या प्लास्टिक। अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में हमने टेबल 2 पढ़ा था। टेबल 2 में हमने देखा था कि आप सेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लास ऑफ द सेक्शन निकाल सकते हैं, और क्लासेस क्या थी? प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट। तो इस टेबल को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो सेक्शन आपने चूज करा है वो प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है कि सेमी कॉम्पैक्ट है। उसकी हेल्प से आप बीटा बी की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये सेक्शंस को कैसे डिटरमिन करते हैं कि प्लास्टिक है कि कॉम्पैक्ट है कि सेमी कॉम्पैक्ट है। तो हम टेबल 2 पे आ जाते हैं। सो अगर हम आई सेक्शन को कंसिडर करें तो वो बोलता है कि रोल्ड सेक्शन में आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज। तो पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज क्या है। ये आपके पास कंप्रेशन फ्लैंज है, इसमें टोटल विड्थ कितनी है? अगर हम इसे BF से रिप्रेजेंट करें तो ये टोटल विड्थ आपके फ्लैंज की कितनी हो जाएगी? BF हो जाएगी। इसका आउटस्टैंडिंग एलिमेंट क्या होगा? सिंपली आधा जो आपका ये कंप्रेशन फ्लैंज है इसे हम बोल रहे हैं BF/2, इसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। तो मैं B को कितना लिख सकती हूँ? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो B दिया गया है वो हो जाएगा हमारा BF मतलब विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज डिवाइडेड बाय 2। आधा आपने लेना है जितना मैंने इस येलो कलर से इसे शेड किया है। अब रोल्ड सेक्शन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, वैसे ही वेल्डेड सेक्शन के लिए भी यही वैल्यू है। हमने क्लासिफाई कैसे करना है? क्लासिफिकेशन के लिए मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी सिंपली B अपॉन TF, या फिर अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो BF/2 डिवाइडेड बाय TF। ये वैल्यू है हमारे पास। इस वैल्यू को हमने चेक करना है कि अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन 9.4 टाइम्स अपसाइलम। अपसाइलम क्या है? अपसाइलम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज सिंपली 250 अपॉन Fy। तो आप अपसाइलम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू लेस देन 9.4 अपसाइलम आई तो आपकी क्लास कौन सी हो जाएगी? प्लास्टिक। अगर ये वैल्यू 9.4 अपसाइलम और 10.5 अपसाइलम के बीच में आती है तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट। और अगर ये वैल्यू 10.5 अपसाइलम और 15.7 अपसाइलम के बीच में आती है तो ये वैल्यू हो जाएगी सेमी कॉम्पैक्ट। तो हमें सिंपली इस वैल्यू के साथ इसे कंपेयर करना है। हमें देखना है कि ये रेंज किस रेंज में फॉल कर रही है। अगर इससे कम है तो प्लास्टिक है, इन दोनों के बीच में फॉल कर रही है तो कॉम्पैक्ट है, इन दोनों के बीच में फॉल कर रही है तो सेमी कॉम्पैक्ट है। तो उसकी हेल्प से आपने जो फ्लैंज है उसे क्लासिफाई कर दिया कि ये प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है कि सेमी कॉम्पैक्ट। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 15.7 आती है तो वो स्लेंडर क्लास हो जाएगी और उस केस में आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज नहीं करेंगे। तो हम इन 3 सेक्शंस को ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने बात करी फ्लैंज की। अब बात करते हैं रोड सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, वैसे ही वेल्डेड सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं? जस्ट आपकी रेंज चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे 8.4 अपसाइलम है, 9.4 अपसाइलम है और 13.6 अपसाइलम है। तो जस्ट वैल्यूज बदली हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। अब बात करते हैं वेब की। फ्लैंजेस को तो हमने कर दिया क्लासिफाई, प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है कि सेमी कॉम्पैक्ट। अब वेब को देखें तो वेब ऑफ एन आई सेक्शन हमें न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ वाला पार्ट देखना है। तो आप ये वाला रो चेक करेंगे, इसमें बोलता है D/TW। D/TW की रेंज हमें दे रखी है प्लास्टिक सेक्शन के लिए 84 अपसाइलम, कॉम्पैक्ट के लिए 105 अपसाइलम और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 126 अपसाइलम। तो न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ, सिंपली अगर मैं इसे बोलूं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस एक्सिस पे हम कंसिडरेशन करें, न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ पे है। डी क्या है इसमें? डी के लिए
हमें डेप्थ ऑफ द वेब निकालनी होगी। अब डेप्थ ऑफ द वेब क्या है? डेप्थ ऑफ द वेब सिंपली ये डेप्थ है जो हमने शेड करी है मस्टर्ड कलर से। अब ये डेप्थ ऑफ द वेब कैसे आई? आपको सिंपली यहाँ पे जो रूट रेडियस है आपके इस एंगल का, क्योंकि ये रोल्ड सेक्शन है तो हमने कुछ यहाँ पे कर्वेचर प्रोवाइड किया है। इस कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं? रूट रेडियस। अगर आप स्टील टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये रूट रेडियस आर दिया होगा। आपको ये आर डिडक्ट करना है दोनों साइड से, ताकि आप क्या कैलकुलेट कर सकें? डी कैलकुलेट कर सकें। तो मैं स्मॉल डी को सिंपली कैसे ऑब्टेन कर सकती हूँ? ओवरऑल डेप्थ क्या है मेरे सेक्शन की? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डेप्थ है आई सेक्शन की कैपिटल डी, या फिर आप सिंपली इसको एच भी बोल सकते हैं। तो डी क्या हो जाएगा? एच माइनस, अब मुझे ये मस्टर्ड पोर्शन लेके आना है तो मुझे पहले थिकनेस ऑफ द फ्लैंजेस माइनस करने होंगे। दो फ्लैंजेस है मेरे पास तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ 2 टाइम्स टी एफ। दो फ्लैंजेस मैंने माइनस कर दिए। वैसे ही ऊपर और नीचे दोनों साइड मेरे पास रूट रेडियस आर आ रहा है, यहाँ पे भी रूट रेडियस आर है, ये भी मुझे माइनस करना है। तो मैं क्या माइनस कर सकती हूँ? -2 टाइम्स आर। आर क्या है? रूट रेडियस, जो हमें स्टील टेबल से मिल जाएगा। तो d की वैल्यू क्या हो गई? d कैन बी रिटन एज h माइनस 2 टाइम्स टी एफ माइनस आर। तो ये वैल्यू हमें डेप्थ ऑफ द वेब की वैल्यू दे देती है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डालनी है। टी डब्ल्यू इज द थिकनेस ऑफ द वेब, और आपने देखना है अगर आपकी ये वैल्यू d बाई टी डब्ल्यू लेस देन 84 आई तो प्लास्टिक सेक्शन है, 84 अपसाइलम और 105 एप्सिलॉन के बीच में आई तो कॉम्पैक्ट है, और 105 एप्सिलॉन टू 126 एप्सिलॉन के बीच में आई तो ये सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ISLB 550 एट द रेट 846 न्यूटन पर मीटर। तो ये हम आई सेक्शन यूज कर रहे हैं, इसकी हमने स्टील टेबल से कुछ डिटेल्स नोट डाउन करी हैं। ओवरऑल डेप्थ एच कितनी है? 550 mm। width of the flange is equal to 190 mm, thickness of the web is 9.9 mm, thickness of the flange is 15 mm, और रूट रेडियस हमें कितना दे रखा है? r की वैल्यू इज इक्वल टू 18 mm। तो अब टेबल 2 को यूज करके मैं सिंपली पहले जेड फ्लैंज के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ। तो टेबल 2 को अगर हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं, सो उसमें आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज इज बी बाई टी एफ। तो बी क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एलिमेंट हमारे पास बी एफ डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। टी एफ तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ही रहेगा। तो बी एफ अगर मैं बोलूँ तो बी एफ इज 190, हमने आधा लेना है तो मैं 190 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, क्योंकि हम सिर्फ इतने पोर्शन को ले रहे हैं कंप्रेशन फ्लैंज के, जो हमने येलो से शेड किया है। टोटल इससे हम किससे डिवाइड करेंगे? थिकनेस ऑफ द फ्लैंज से, विच इज इक्वल टू 15 mm। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 6.33। अब इसे चेक करते हैं टेबल 2 से। 6.33 जो है वो 9.4 एप्सिलॉन से कम है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ दिस इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन। तो ये सेक्शन कैसा हो गया? ये सेक्शन प्लास्टिक हो गया। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एफ बाय अंडर द रूट। अब हमें पता है कि FE 4110 ग्रेड के लिए 410 ग्रेड के लिए FI की वैल्यू 250 हो जाती है। तो 250 डिवाइडेड बाय 250 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसलिए 9.4 एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा? 9.4 के इक्वल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ गया? प्लास्टिक सेक्शन। अब देखते हैं वेब ऑफ द आई सेक्शन। हमें पता है कि जो आई सेक्शन है उसका जो न्यूट्रल एक्सिस, इक्वल एरिया एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस दोनों कहाँ फॉल करता है? मिड डेप्थ पे फॉल करता है। तो डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी सिंपली will be equal to, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, d will be equal to h minus twice of thickness of the flange minus root radius। तभी आएगा हमारे पास ये मस्टर्ड शेडेड पोर्शन। हमने फ्लैंज की थिकनेसेस भी माइनस कर दी और हमने रूट रेडियस भी माइनस कर दी, कंप्रेशन और टेंशन फ्लैंज दोनों पोर्शंस के। तो यहाँ पे हम d बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू h है 550 माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज 15, और
हमारे पास जो r है रूट रेडियस इज इक्वल टू 18, तो ये दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया है। तो ये आता है हमारे पास d कैलकुलेट होके 484 mm। तो जब मेरे पास 484 वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 484 डिवाइडेड बाय TW विच इज इक्वल टू 9.9, तो ये कैलकुलेट होता है 48.9। अब अगर आप फिर से टेबल 2 देखें तो 48.9 जो है 84 अपसाइलम से कम है, तो ये वैल्यू फिर से क्या होगी, लेस देन 84 अपसाइलम। तो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गया, प्लास्टिक कैटेगरी में फॉल कर गया, क्योंकि आपके पास दोनों ही चीजें, चाहे वो कंप्रेशन फ्लैंज है चाहे वो आपका वेब है, दोनों ही प्लास्टिक आ रहे हैं। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सेक्शन कैसा है, सेक्शन प्लास्टिक है। अगर यहाँ पे मेरे पास वेरिएशन आती, एक सेक्शन मान लेते हैं प्लास्टिक आता, दूसरा सेमी कॉम्पैक्ट आता, तो हमने सेक्शन को क्या मानना था, सेमी कॉम्पैक्ट मानना था। तो जो भी लोअर सेक्शन आएगा, हमारे पास लोअर क्लास आएगी, हम उसी को कंसिडर करेंगे जिसकी हेल्प से हम बीटा कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम बीटा को ऑब्टेन करने के लिए करे थे। अगर आपके पास प्लास्टिक सेक्शन आता है या कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है तो बीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर आपके पास सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन आता है तो बीटा विल बी इक्वल टू ZE अपॉन ZP, एंड ZE की वैल्यू अनेक्शर 8 से आ सकती है, वैसे ही ZP की वैल्यू भी कहाँ से आ जाएगी, अनेक्शर 8 से आ जाएगी, IS 800 2007 के। तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ से ऑब्टेन करके बीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास बीटा आ जाता है, मैं MD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अब हमें ZP पता है, हमें FY पता है, गामा M0 पता है और बीटा B पता है। पर जो कोड है उसमें क्लॉज 2.1.2 में हमें दे रखा है कि अगर आपका जो बीम है उसकी सपोर्ट कंडीशन से आपने डिसाइड करना है कि ये MD की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम में वो बोलता है कि आपकी MD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.2 अपसाइलम 1.2 ZeFy अपॉन गामा M0 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको ये क्राइटेरिया चेक करना होगा। अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो आपका क्राइटेरिया क्या हो जाता है, 1.5 ZeFy अपॉन गामा M0 से आपकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जो हमें कोड यहाँ पे दे रहा है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि सपोर्ट कंडीशंस क्या है, उस सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से जो हमने MD की वैल्यू इस फॉर्मूला को यूज करके निकाली है उसे आप चेक करेंगे। तो ये सिंपल एक चेक लगाना है। अब जब आप ये चेक लगाते हैं तो आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है कौन सी रेंज में फॉल कर रही है। सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए MD हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 200 किलो न्यूटन मीटर, और जो हमारे सपोर्ट सिस्टम था, सपोर्ट कैसा था, कैंटिलीवर सपोर्ट था, तो मैं कैंटिलीवर का केस यूज कर रही हूँ। कैंटिलीवर के केस में जो मैंने ये 1.5 ZeFy अपॉन गामा M0 से वैल्यू निकाली वो आई मेरे पास 250 किलो न्यूटन मीटर। तो हमें कोड ने क्या बोला है, कोड बोलता है कि जो MD है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए था, तो M कैंटिलीवर से कम होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे इस केस में वैल्यू आ गई है। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो डिजाइन मोमेंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 200 किलो न्यूटन मीटर के इक्वल हो जाएगा। पर कोड कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कैंटिलीवर के लिए या जो भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो ये 1.5 ZeFy अपॉन गामा M0 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये इक्वल टू 150 आ जाती, 150 किलो न्यूटन मीटर अगर ये वैल्यू कैलकुलेट होती, आपका स्ट्रेंथ कितना कैलकुलेट हुआ था, 200 किलो न्यूटन मीटर। हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए कि MD जो है वो किससे कम हो, M कैंटिलीवर से कम हो। पर अगर ये केस नहीं हो रहा है तो आप MD कितना लेंगे, आप रीडिजाइन नहीं करेंगे, आप MD सिंपली छोटी वैल्यू को ले लेंगे। तो हम कितना मान लेंगे MD इस केस में, 150 किलो न्यूटन मीटर को हम MD के बराबर मान लेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि हमें पूरा सेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम MD की वैल्यू को सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है हमारे अप्लाइड मोमेंट
की कंडीशन को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो हमें फिर से रीडिजाइन करना होगा। ये था बेसिक क्लॉजेस जो हम यूज करते हैं लो शेयर के डिजाइन के लिए। सिंपली स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में आपने क्या करना है, आप लोड कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड और लाइव लोड का फैक्टर 1.5 होता है, उसकी हेल्प से आप बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जब आपने बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो आप एक वैल्यू ऑफ ZP, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ZP कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ZP कैसे आती है, ZP सिंपली m अपॉन Fy होता है, पर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेना है तो मैं किससे इसे डिवाइड कर देती हूँ, Fy को गामा m नॉट से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ZP रिक्वायर्ड की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू के हिसाब से आप अनेक्जर H को फॉलो करके आप एक सेक्शन चूज करेंगे जिसमें जो ZP की वैल्यू आई है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ZP की वैल्यू 1000 आई है, तो आप कोई सेक्शन चूज करेंगे अनेक्जर H से जिसमें ZP की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1000 होगी। हम 200 mm का हम 200 की वैल्यू से बढ़ा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो वी सिलेक्ट एन आई सेक्शन एज इट इज मोस्ट सूटेबल। तो हम मोस्टली क्या चूज करेंगे, हम बीम्स के लिए आई सेक्शन को चूज करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि इसका एक कांस्टेंट वेट के लिए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जब आपने ये सेक्शन चूज कर लिया, आप उसको क्लासिफाई करेंगे टेबल 2 यूज करके कि प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है, जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा उसमें किया। ये करने के बाद आप सिंपली उस सेक्शन का VD कैलकुलेट करेंगे। VD कैसे कैलकुलेट करेंगे, AV हमें H इंटू TW पता है क्योंकि हम रोड सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो AV आप कैलकुलेट करेंगे। FYW जो है वो FY के बराबर हो जाएगा और आप VD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने VD की वैल्यू कैलकुलेट करी तो आप चेक करेंगे कि आपकी बीम लो शेयर में है कि आपकी बीम हाई शेयर में है। अगर V की वैल्यू इज लेस देन 0.6 टाइम्स VD तो आपकी बीम लो शेयर में है, और अगर V इज ग्रेटर देन 0.6 VD तो आपकी बीम हाई शेयर में है। हम इस केस में लो शेयर को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपने उसे सिंपली चेक करना है, जो हमने क्लॉजेस डिस्कस करे लो शेयर के लिए। इसके लिए आप वैल्यू MD कैलकुलेट करेंगे, इसमें चेक करेंगे, और लास्ट में आपने देखना है कि MU जो है दैट शुड बी लेस देन MD। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आपने जो सेक्शन सिलेक्ट किया था वो ओके है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर MU इज नॉट लेस देन MD, मतलब MU इज ग्रेटर देन MD, तो आपको क्या करना होगा, आपको रीडिजाइन करना होगा। ये सिंपल प्रोसीजर है डिजाइन ऑफ लो शेयर बीम का। लास्ट में हम ये भी चेक करेंगे कि आपकी जो बीम है वो डिफ्लेक्शन में तो नहीं फेल करी। तो हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में देखा है सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है, हमें पता है कि मैक्सिमम डेल्टा की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, K इंटू WL³ अपॉन EI। K की वैल्यू आप सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर आपको टेबल 6 की हेल्प से कंपेयर करना है कि जो आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है वो लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रही जो टेबल 6 में दी है। अगर वो एक्सीड नहीं कर रही है तो सेक्शन ओके है, अगर वो एक्सीड कर जा रही है तो आपको क्या करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। So in this lecture we discussed the design procedure and clauses used for low shear. I hope this lecture